नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल का जनवरी 2025 का अंक लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। इस करंट अफेयर की मैगजीन्स के ऑलरेडी मैं कई सेक्शंस को वीडियो के माध्यम से अपलोड कर चुका हूं और आपको वो मिल भी रहे होंगे। इसी क्रम में आज मैं आपके समक्ष अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट एवं सूचकांक, जो इंटरनेशनल स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उन्होंने कुछ रिपोर्ट और कुछ इंडेक्सेस जो जारी किए हैं, उनको आपके समक्ष लेके प्रस्तुत हुआ हूं। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इसी प्रकार का परीक्षा उपयोगी कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और सूचकांक में जो हमारी पहली रिपोर्ट है, वो है महिला श्रम बल पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। ये महिला श्रम बल पर जो रिपोर्ट है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संघ संगठन ILO द्वारा महिला श्रम भागीदारी पर देखभाल जिम्मेदारियों का प्रभाव, ये नामक रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर विशेष रूप से भारत में महिला कार्यबल भागीदारी में कमी हेतु बाधाओं की पहचान करती है। रिपोर्ट में तो पूरे विश्व की बात कही गई है, लेकिन जो उसमें भारत वाला सेक्शन है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम उसी पर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट में स्पेशली कहा गया है कि भारत में 53% महिलाएं देखभाल जिम्मेदारियों के कारण श्रम बल से बाहर हैं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा मात्र 1.1% है। अर्थात देश में 53% महिलाएं और 1.1% पुरुष बच्चों की देखभाल और घर बार के लिए जो है कामकाज नहीं करते हैं, वो घर में रुकते हैं। यह असमानता भारत के कार्यबल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में देखभाल अर्थव्यवस्था में लक्षित निवेश की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। उसका कहना है कि जो देखभाल की अर्थव्यवस्था है, अर्थात जो क्रेच है, जो टेंडर केयर जो स्कूल्स होते हैं जहां पर बच्चों को रखा जाता है, उसमें तुरंत इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जिससे कि लोग अब जो है काम कर सकें और बच्चों की जो देखभाल है वो एक अलग जो है थर्ड पार्टी करे। इसमें इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक श्रम बल भागीदारी 2023 में महिलाओं का 48.7 और पुरुषों का 73% के बीच 24% का अंतर मौजूद है। कहने का मतलब है कि पूरे विश्व में वर्ष 2023 में केवल 48.7% महिलाएं ही कार्यशील थी और पुरुष जो है 73% कार्यशील थे। इनके बीच में लगभग 24% का अंतर है। वैश्विक स्तर पर 1.6 बिलियन महिलाएं और 800 मिलियन पुरुष, 1.6 बिलियन महिलाएं और 800 मिलियन पुरुष श्रम बल से बाहर हैं। इसमें से जो 45% महिलाएं और 5% पुरुष गैर भागीदारी का कारण जो है वो देखभाल की जिम्मेदारियों को उन्होंने स्वीकार किया है कि वे बच्चों की देखभाल करते हैं या अपने बड़े बूढ़ों की देखभाल करते हैं, इसीलिए वो अर्थव्यवस्था में अपना योगदान नहीं कर पा रहे हैं। 25 से 54 वर्ष की आयु में महिलाओं में कार्यबल से बाहर होने का कारण देखभाल को बताने वाली महिलाओं का अनुपात 2/3 है। अर्थात 379 जो मिलियन महिलाएं हैं, ये कहते 25 से 54 वर्ष की हैं। उनका कहना है कि हम देखभाल के कारण जो है बाहर काम नहीं कर पाते हैं। कम शिक्षा प्राप्त महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को भी देखभाल की जिम्मेदारियों के कारण कार्यबल में भागीदारी में काफी बाधा का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट में पाया गया है कि 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के 748 मिलियन लोग देखभाल की जिम्मेदारियों के कारण श्रम बल से बाहर थे, जिसमें से 708 मिलियन महिलाएं हैं। 748 में से 708 जो मिलियन वो महिलाएं हैं। अर्थात केवल 40 मिलियन पुरुष ही देखभाल का काम कर रहे हैं, बाकी महिलाएं कर रही हैं जो कामकाज नहीं करती हैं। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था श्रम बाजार में सामाजिक सुरक्षा और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच के अभाव में ग्रामीण महिलाओं को भी अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस रिपोर्ट में लैंगिक असमानता को संबोधित करने के लिए कुछ सिफारिशें की गई हैं। क्या सिफारिशें की गई हैं, इनको देखते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में निवेश को बढ़ावा दिया जाए, इससे महिलाओं का रोजगार 2019 में 46.2% से बढ़कर 2035 में 56.5% हो सकता है, अगर शिक्षा और बाल देखभाल में निवेश किया जाए।
इसके अलावा देखभाल गतिविधियों में 5R को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। इसमें पहला है पहचानना, रिकॉग्नाइज, कम करना, रिड्यूस, पुनर्वितरित करना, रिडिस्ट्रीब्यूट, पुरस्कृत करना, रिवार्ड और प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन करना शामिल है। इसका डिटेल में देना चाहिए था, इसको और समझाने की जरूरत थी। रिपोर्ट के अनुसार जो लैंगिक कार्यबल में संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करके उन्हें प्रसारित किया जाना चाहिए और इनका संकलन और प्रसार भुगतान, अवैतनिक देखभाल कार्य आदि पर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय मानकों के अनुरूप होना चाहिए। इस पर एक प्रश्न है, भारत में महिला श्रम बाल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित रूपरेखाओं पर विचार करिए। नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 39D के तहत पुरुष और महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान वेतन को बढ़ावा दिया जाता है। ये बिल्कुल सही है, 39D में यही है, समान काम के लिए समान वेतन। इसके अलावा मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत सवेतन मातृत्व अवकाश की अवधि को 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ता करने के लिए 2017 में संशोधन किया गया है। ये भी ठीक है मैटरनिटी लीव में। और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में 50 से या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए एक क्रच सुविधा होनी चाहिए, ये भी सही है। इसमें सी ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन जो है कथन सही है। अगला देखते हैं, वैश्विक क्षय रोग टीबी रिपोर्ट 2024। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। इसमें 29 अक्टूबर 2024 को WHO ने जारी किया है वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2024। इससे पता चलता है कि वर्ष 2023 में 8.2 मिलियन लोगों में टीबी के नए मामले दर्ज किए गए हैं। 1995 में वैश्विक टीबी निगरानी शुरू की गई थी WHO द्वारा। इसमें टीबी मामलों में सबसे अधिक संख्या इस वर्ष 2023 में देखने को मिला है। 2022 की रिपोर्ट में 7.5 मिलियन नए टीबी मामलों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। 2022 में 7.5 मिलियन थे और 2023 में 8.2 मिलियन हो गए हैं, जो 1995 के बाद से सर्वाधिक टीबी के मामले हैं। वैश्विक स्तर पर 2015 और 2023 के बीच जो टीबी की दर में कमी आई थी, 8.5% की कमी आई थी, क्योंकि उस समय सीरियसली जो है इस पर काम किया गया था। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीबी उन्मूलन रणनीति 2025 तक है, उसमें कहा गया है कि हम टीबी के मामलों में 50% की कमी लाएंगे। वो तो बहुत दूर दिख रहा है, क्योंकि 2023 में मामले बढ़ गए हैं और इसको टैकल करते करते 2025 आ जाएगा। और 2015 से 2023 के बीच टीबी के कारण होने वाली मौतों को वैश्विक संख्या में वास्तविक कमी 2023% थी। 2015 से 2023 तक जब इस पे सीरियसली काम किया गया था, तो जो मौतें थी उनमें 23% की कमी आई थी टीबी के कारण। और WHO की जो टीबी उन्मूलन रणनीति 2025 तक जो मृत्यु में 75% की कमी लाना है, वो उसका ये अभी केवल 1/3 ही है, अर्थात अभी दिल्ली दूर है। 2023 में टीबी ने एक बार पुनः कोविड-19 को जो है प्रतिस्थापित कर दिया है। किस मामले में? मृत्यु के मामले में। 2019 में जो है 2023-22 तक जो है कोविड से जो होने वाली मृत्यु थी विश्व में सर्वाधिक थी, और 2023 में कोविड वाला खेल तो खत्म हो गया, पीछे छूट गया। टीबी ने जो है सबसे ज्यादा मृत्यु का कारण के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया। विश्व में एकल संक्रामक एजेंट से होने वाली मौत का सबसे बड़ा जिम्मेदार कारण जो है टीबी है। विश्व में कुल 56% मामले 5 देशों से आते हैं। भारत से 26%, इंडोनेशिया से 10%, चीन से 6.8%, फिलीपींस से 6.8% और पाकिस्तान से 6.3% का योगदान टीबी में होता है। ये 4-5 देश मिलाकर के 56% मामले टीबी के यहीं से आते हैं। 2023 में टीबी के 28 लाख मामले होने का अनुमान है, जो वैश्विक मामलों का 26% है। भारत में 2023 में 26% मामले टीबी के होने की वो जो है आकलन है। इसमें टीबी से संबंधित मौतों का जो अनुमान है वो 3.15 लाख है, अर्थात वैश्विक स्तर पर जितने लोग टीबी से मरेंगे उसमें से 29% मौत जो है वो भारत में होगी।
रिपोर्ट में वित्त पोषण में व्याप्त कमियों का उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि पर्याप्त फंडिंग जो है इस अभियान को नहीं किया जा रहा है। टीबी निदान हेतु वर्ष 2023 के लिए $22 बिलियन के लक्ष्य में से केवल $5.7 बिलियन ही उपलब्ध है। अर्थात सरकार ने इसमें पर्याप्त फंड ही नहीं दिया तो कैसे भाई काम चलेगा, इसीलिए तो रिजल्ट इतने खराब है। वैश्विक स्तर पर 50% टीबी प्रभावित परिवारों को जो है इसके इलाज में भयावह लागत का खर्च करना पड़ता है। जो उनकी वार्षिक घरेलू आय है उसका 20% जो है वो टीबी के इलाज पर खर्च हो जाता है। अर्थात भारत में जितने भी टीबी पेशेंट हैं, अगर उनमें घर में किसी परिवार में एक भी पेशेंट है तो घर की जितनी आय है उसका 20% टीबी के इलाज पर खर्च हो जाता है। और WHO की जो टीबी उन्मूलन रणनीति है उससे ये कहीं भी साम्यता नहीं रखता है। भारत में टीबी की रोकथाम के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं? एक तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान चलाया गया है। ये केवल भाषणबाजी में अच्छा लगता है, जब फंड ही नहीं दिया जा रहा है तो कौन सा अभियान चल रहा है। दूसरा, उपचार शुरू होने से पहले या उपचार के दौरान दवा प्रतिरोध की संभावना को कम करने के लिए सार्वभौमिक औषधि संवेदनशीलता परीक्षण किया जा रहा है और इसमें नई दवाओं को शामिल किया गया है। उदाहरण, दवा प्रतिरोधी टीबी के प्रबंधन के लिए बेडाक्विलाइन और डेलामानिड, ये 2 दवाओं को शामिल किया गया है। इसका मतलब वास्तव में कुछ किया ही नहीं जा रहा है, सब फर्जी आंकड़े हैं। अगली जो रिपोर्ट है एशिया प्रशांत जलवायु रिपोर्ट, ये एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी किया गया है। ये एशियाई विकास बैंक अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा एशिया प्रशांत जलवायु रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारतीय जीवाश्म ईंधन सब्सिडी पर असंवहनीय निर्भरता से अपना ध्यान हटाकर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अर्थात अभी तक भारत जो है, जो ये सब्सिडी वाला खेल चलता था पेट्रोल पर, वो तो पहले समाप्त हो गया। अब धीरे धीरे जो ये एलपीजी है इस पर भी समाप्त हो रहा है और भारत प्रयास कर रहा है कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में बढ़ावा हो रहा है, बिजली के लिए सोलर और विंड एनर्जी को बढ़ावा मिल रहा है। इसके अनुसार जो उच्च ग्रीन हाउस उत्सर्जन के तहत एशिया प्रशांत क्षेत्र में वर्ष 2070 तक जीडीपी में 17% की कमी देखी जाएगी। जो जलवायु परिवर्तन होगा उससे 2070 तक सभी देशों की जो जीडीपी है वो 70% तक कम हो जाएगी और 2100 तक यह जो जीडीपी है ये 41% कम हो जाएगी। जो ये 27% जो भारत में क्या होगा स्थिति, 2070 तक जीडीपी जो है 24.7% की गिरावट होगी और बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया भी गंभीर आर्थिक नुकसान झेलेंगे। क्यों? ये जो जलवायु परिवर्तन होगा। और 2070 तक जो समुद्र स्तर में वृद्धि होगी उससे लगभग 300 मिलियन लोगों को तटीय बाढ़ का खतरा होगा, अर्थात उनको विस्थापित करना पड़ेगा और ये जो वार्षिक क्षति इसके कारण $3 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। कुछ इसके कारण जो श्रम उत्पादकता में भी कमी होगी और जीडीपी में 4.9% और भारत की जीडीपी में 11.6% की हानि होगी। ये श्रम उत्पादकता में कमी कैसे होगी? स्वाभाविक रूप से जब गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे घरों से, उनका जो वर्किंग आवर है, उनकी एफिशिएंसी है और जो कार्य करने का जो मूड है वो उसमें कमी आएगी, तो उत्पादकता में स्वाभाविक रूप से कमी हो जाएगी। तापमान बढ़ने से क्षेत्रीय जीडीपी में 3.3% की कमी होगी। इसके अलावा वर्ष 2070 तक उच्च उत्सर्जन परिदृश्यों के तहत एशिया प्रशांत क्षेत्र में वन उत्पादकता में भी कमी आएगी और भारत, वियतनाम, दक्षिण पूर्व एशिया में 25% से अधिक जो है वन उत्पादकता में नुकसान होगा। इसमें कुछ जो है सुधारों पर जो है बात कही गई है कि कैसे इन सबसे निपटा जाए। तो एशिया प्रशांत क्षेत्र की 44 अर्थव्यवस्थाओं में से 36 ने नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित किए हैं, लेकिन केवल 4 देशों ने ही इसको कानूनी रूप दिया है। भारत और चीन ने क्रमशः 2070 और 2060 नेट जीरो लक्ष्य निर्धारित किए हैं। अर्थात भारत ने कानूनी काम तो कर दिया है, आगे क्या काम होगा मालूम नहीं।
इस क्षेत्र को जलवायु अनुकूलन के लिए सालाना 102 से 431 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है, लेकिन 2021-22 में केवल 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही इस ओर खर्च किए गए। वही बात है, खर्च नहीं किया जाता है पर्याप्त तो रिजल्ट नहीं आते। रिपोर्ट में नवीकरणीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करने, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट जो बाजार व्यवस्था है उस पर बल दिया गया है। आइए देखते हैं ये एशियाई विकास बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है और इसका उद्देश्य क्या है जो एशिया के विकासशील सदस्य देश हैं इनको ऐसी परियोजनाओं को समर्थन करना जो आर्थिक और विकासात्मक प्रभाव पैदा करें। इसके जो सदस्य हैं कुल 69 सदस्य हैं और सबसे बड़े जो शेयरधारक हैं वो जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगली रिपोर्ट है खाद्य एवं कृषि स्थिति 2024 रिपोर्ट। ये जो है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन इन्होंने जारी किया है। खाद्य एवं कृषि स्थिति 2024 की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें कृषि खाद्य प्रणालियों के मूल्य संचालित परिवर्तन पर जोर दिया गया है तथा यह कृषि खाद्य प्रणाली खेत से मेज तक भोजन की यात्रा की वैश्विक छिपी लागतों पर पिछले संस्करण के अनुमानों पर आधारित है। उनका यह कहना है कि खेत से मेज तक जो जब आता है भोजन तो उसमें कुछ छिपी लागतें और ऐड हो जाती हैं जिसके कारण ये भोजन महंगा हो जाता है। ये छिपी हुई लागत से तात्पर्य जो है वो नकारात्मक बाधाएं अथवा बाजार की नीति की जो विफलता है उसके कारण आर्थिक हानि होती है। अर्थात जो उसमें जो ऐड हो जाता है, जो मूल्य लागत ऐड हो जाती है, ये उसके कारण है। इसमें औद्योगिक और विविधीकृत कृषि खाद्य प्रणालियां वैश्विक परिणामी छिपी हुई लागतों में अधिकतम योगदान करती हैं, जिनमें गैर संचारी रोगों से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधित छिपी लागतें प्रमुख हैं। होता क्या है कि जब वहां से खाना आया और वो अगर सही खाना नहीं है तो हमको बीमारी होगी, बीमारी पर जो खर्च होगा वो भी उसी भोजन की लागत में ही जोड़ दिया जाएगा। और इसका मुख्य कारण क्या है, जो छिपी हुई जो लागत है उसका है अस्वस्थकर आहार पैटर्न, जैसे साबुत अनाज को कम खाना, सोडियम का अधिक सेवन मतलब नमक ज्यादा खाना, ये सभी 70% हिस्सा जो है परिणामित छिपी लागतों का ये है। अधिक सोडियम खाने से ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारी है, साबुत अनाज कम खाने से डायबिटीज जैसी बीमारियां होती हैं। इसी प्रकार अन्य योगदान करने वाले कारकों में सामाजिक लागत अर्थात अल्पोषण और गरीबी के कारण, पर्यावरणीय लागत ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, ये सब भी ये छिपी लागतों में जुड़ जाती है। भारत में कुल छिपी लागत जो है वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर है और चीन और अमेरिका के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी लागत है वो भारत में छिपी लागत है। और वो मुख्यतः क्यों है, अस्वस्थकर आहार पैटर्न, आपको बताया मोटा अनाज न खाना और सोडियम का सेवन अधिक करना। रिपोर्ट में सिफारिश किया गया है कि खाद्य आधारित आहार संबंधी दिशा निर्देशों को कृषि खाद्य प्रणाली दृष्टिकोण के अनुरूप उन्नत करना चाहिए। अनिवार्य पोषक तत्व लेबल और प्रमाणक को लागू करना चाहिए। सूचना अभियानों पर बल दिया जाए अर्थात लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए। एक और रिपोर्ट जो अगली रिपोर्ट है विश्व शहर रिपोर्ट 2024 शहर और जलवायु कार्यवाही। हाल ही में यूएन हैबिटेट ने विश्व शहर रिपोर्ट 2024 शहर और जलवायु कार्यवाही जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2040 तक वैश्विक शहरी आबादी का 1/4 हिस्सा तापमान में 0.5% डिग्री वृद्धि का सामना करेगा। कहने के लिए ये केवल 0.5 डिग्री वृद्धि है, लेकिन ये काफी अंतर डालेगा। इसमें कहा गया है कि शहर जलवायु परिवर्तन के शिकार भी हैं और सबसे बड़े अपराधी ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन भी है। हालांकि वे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति असमान रूप से संवेदनशील हैं। इनका कहना है कि शहर बहुत अधिक योगदान कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन में। इसके अनुसार विश्व भर में शहरी क्षेत्रों में औसत हिस्सा 1990 में 20% से घटकर 2020 में 14% हो गया है। इसी प्रकार सीमित जलवायु हस्तक्षेपों ने अनजाने में कमजोर समुदायों की स्थिति और खराब कर दी है। उदाहरण के तौर पर ग्रीन जेंट्रिफिकेशन, इसके तहत जो पार्क निर्माण जैसी पहल होंगी कम आय वाले परिवारों को विस्थापित करती हैं और संबंधित क्षेत्र में संपत्ति के मूल्य में वृद्धि करती हैं।
रिपोर्ट में सिफारिशें की गई हैं कि परिस्थितियों के आधार पर राजस्व में वृद्धि की जानी चाहिए। इसमें ऋण और सार्वजनिक निजी भागीदारी जैसे साधनों को उपयोग में लाया जा सकता है। शहरी नियोजन में जलवायु कार्रवाई को एकीकृत करने, प्रभावी लचीलापन लाने, नीचे से ऊपर स्थानीय स्तर पर संचालित जलवायु अनुकूल प्रयासों का समर्थन किए जाने की आवश्यकता है। सामाजिक संरक्षण कार्यों को मजबूत किया जाए। जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए प्रकृति आधारित समाधानों की खोज की जानी चाहिए। चलिए मित्रों, ये जो अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट वाला वीडियो था, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे उत्साहवर्धन के लिए 2 शब्द जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। धन्यवाद।